वो सेंट मैरीज हॉस्पिटल की एक देर रात की ड्यूटी थी। वैसे ही रातों में से एक जो हमेशा थोड़ी अजीब लगती हैं, वो ट्यूबलाइट की हल्की भूं भूं वाली आवाज और वो लंबे खाली कॉरिडोर जैसे खत्म ही नहीं होते। मैं वहां करीब 6 महीने से नर्स के तौर पर काम कर रही थी। नाइट शिफ्ट इसलिए लेती थी क्योंकि पैसे थोड़े ज्यादा मिलते थे, और सच कहूं तो मुझे रात की शांति पसंद थी, या कम से कम मैं सोचती थी कि पसंद है। लेकिन यह सब एक बरसाती अक्टूबर की रात के बाद बदल गया। साल था 2018। मुझे आज भी सब कुछ साफ साफ याद है, क्योंकि उसी रात ने मुझे नर्सिंग छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। अगर तुम ये कहानी अंधेरे में सुन रहे हो तो एक लाइट ऑन कर लो, मुझ पर भरोसा करो। वो हॉस्पिटल बहुत पुराना था, 1950 के दशक में बना हुआ। लकड़ी की फर्श जो हर कदम पर चरमराती थी, और दीवारें जो हवा चलने पर जैसे फुसफुसाती हों। उस रात स्टाफ भी कम था, बस मैं और डॉक्टर हार्लन तीसरी मंजिल पर। वो फ्लोर आमतौर पर ईआर से आने वाले मरीजों के लिए था, ज्यादातर बुजुर्ग लोग जो गिरकर या इन्फेक्शन से उबर रहे थे। बाहर बारिश खिड़कियों पर जोर जोर से पड़ रही थी, और अंदर ऐसा लग रहा था जैसे हम पूरी दुनिया से कट गए हों। करीब 2 बजे मैं अपनी राउंड पर थी। हर मरीज की हालत चेक कर रही थी, ये देख रही थी कि सब ठीक हैं या नहीं। हवा में एंटीसेप्टिक की गंध थी, लेकिन उसके नीचे एक अजीब सी सड़ी हुई बदबू भी, जो पुराने बिल्डिंग्स में अक्सर बस जाती है और तुम्हारे कपड़ों में तक घुस जाती है। मेरा पहला स्टॉप था रूम नंबर 3 द्वारा, मिसेस एलिस का कमरा। वो करीब 80 साल की थीं, बहुत कमजोर, और मॉनिटर पर उनकी धड़कनें धीरे धीरे बीप कर रही थीं। मैंने धीरे से दरवाजा खोला ताकि वो जागे नहीं, लेकिन अंदर जाते ही कुछ अजीब महसूस हुआ। कमरा बाकी हिस्सों से ज्यादा ठंडा था, जैसे कोई खिड़की खुली रह गई हो, लेकिन सारी खिड़कियां बंद थीं। मैंने उनका आईवी एडजस्ट किया, चार्ट पर नजर डाली, और जैसे ही मुड़ने लगी, वो आवाज आई सा, एक धीमी कर्राई हुई फुसफुसाहट। ऐसा लगा जैसे बिस्तर से आई हो। मैंने मिसेस एलिस की तरफ देखा। वो गहरी नींद में थीं, सांसें हल्की चल रही थीं। मैं वहीं रुक गई, ध्यान से सुना, फिर वही आवाज, हेल्प मी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं थोड़ा झुककर उनके करीब गई, सोचा शायद वो नींद में बड़बड़ा रही होंगी, लेकिन उनके होंठ जरा भी नहीं हिले। वो फुसफुसाहट धीरे धीरे गायब हो गई, और मैंने खुद को समझाया कि शायद तूफान की आवाज होगी या हॉस्पिटल की पाइप्स की। हॉस्पिटल में वैसे भी अजीब अजीब आवाजें आती रहती हैं, मशीनों की गुनगुन, पाइप्स की खड़खड़ाहट। मैंने सिर झटका, मन को समझाया, और अगले कमरे की तरफ बढ़ गई। कॉरिडोर पार करते हुए मैं पहुंची रूम नंबर 315 पर, मिस्टर थॉम्सन का कमरा। वो काफी बड़े कद के आदमी थे, निमोनिया से उबर रहे थे। कमरा हल्का अंधेरा था, बस बाहर के हॉल की थोड़ी सी रोशनी अंदर आ रही थी। मैंने लाइट ऑन की, और एक पल के लिए मुझे लगा जैसे दीवार पर कोई परछाई तेजी से भागी हो, जैसे कोई वहां खड़ा था और मुझे आते देख गायब हो गया। लाइट पूरी तरह जल उठी, और वहां कुछ नहीं था, बस उनके बिस्तर के पास खाली कुर्सी। मिस्टर थॉम्सन थोड़ा करवट बदलते हुए बोले, इतनी आवाज क्यों कर रही हो? मैंने धीरे से सॉरी कहा। उनका ऑक्सीजन लेवल चेक किया और चार्ट में नोट करने लगी। तभी फिर वही फुसफुसाहट सुनाई दी, इस बार ज्यादा साफ, दे आर कमिंग। ये आवाज मिस्टर थॉम्सन की नहीं थी, ये ऊपर की वेंट से आ रही थी, जैसे कोई हवा की जगह खुद आवाज बनकर रेंग रहा हो। मेरा पेन हाथ से गिर गया, हाथ कांप रहे थे। मैंने तुरंत वॉकी टॉकी पर डॉक्टर हार्लन को बुलाया। उन्होंने कहा, वो नीचे लॉबी में कॉफी ले रहे हैं, 1 मिनट में आते हैं। मैंने खुद को समझाया कि शायद हवा होगी या किसी और कमरे से कोई मरीज बोल रहा होगा, पर दिल के अंदर से आवाज आई, नहीं, ये कुछ और था। ये आवाज इंसानी थी, और बहुत बेबस। मैंने बाकी राउंड जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश की। बाहर तूफान अब और तेज हो गया था। बिजली की गड़गड़ाहट ऐसे गूंज रही थी जैसे कहीं दूर धमाका हुआ हो। लाइट 2 बार झपकी, और कुछ सेकंड बाद इमरजेंसी लाइट्स जल उठीं,
वो लाल रोशनी जो हमेशा मुझे बेचैन कर देती है। करीब 3 बजे मैं वापस नर्स स्टेशन पर थी। हाथ में ठंडी कॉफी थी और मोबाइल स्क्रॉल कर रही थी ताकि दिमाग थोड़ा हल्का हो। तभी कॉल लाइट जल उठी। रूम 308 की। मैंने स्क्रीन पर देखा और ठिठक गई। वो कमरा तो खाली था। सुबह ही वहां की पेशेंट को डिस्चार्ज किया गया था, एक जवान लड़की जिसकी अपेंडिक्स की सर्जरी हुई थी। वहां कोई नहीं होना चाहिए था। लाल लाइट बार बार ब्लिंक कर रही थी। मैंने सोचा शायद वायरिंग की गड़बड़ी होगी। पुराने हॉस्पिटल में ऐसा होता है, पर प्रोटोकॉल के हिसाब से मुझे चेक करना ही था। 308 तक का रास्ता उस वक्त कुछ ज्यादा ही लंबा लग रहा था। नमी की वजह से टाइल्स फिसलन भरी थीं और मेरे कदमों की आवाज गूंज रही थी जैसे बिल्डिंग खुद उसे बढ़ा रही हो। मैंने दरवाजा खोला। अंदर घुप अंधेरा था। हाथ बढ़ाकर लाइट स्विच तक पहुंची ही थी कि कोने में कुछ हिला। एक आकृति झुकी हुई खिड़की के पास। मेरी सांस अटक गई। हेलो, मैंने धीरे से कहा। कोई जवाब नहीं। मैंने झटके से लाइट ऑन की। कमरा एकदम सफेद रोशनी में नहा गया, पर अंदर कोई नहीं था, बस खाली बेड और पर्दे जो हल्के हल्के हिल रहे थे जैसे अभी अभी कोई हवा गुजरी हो। लेकिन खिड़की तो बंद थी। मैं अंदर गई। दिल जोरों से धड़क रहा था और तभी नजर पड़ी फर्श पर। पानी का छोटा सा गीला धब्बा, जैसे किसी ने बारिश से भीगे जूतों के साथ अंदर कदम रखा हो। हल्के हल्के पैरों के निशान थे, दरवाजे से लेकर बेड तक और फिर वापस बाहर की तरफ। वो मेरे नहीं थे। मेरे जूते तो बिल्कुल सूखे थे। मैं घबराकर पीछे हटी और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। उसी वक्त डॉक्टर हार्लन आ गए, थोड़ा झुंझलाए हुए। मैंने सब बताया, फुसफुसाहट, परछाई, पानी के निशान। वो हंस दिए, बोले, तुम बहुत थक गई हो शायद। ऐसे पुराने हॉस्पिटल में दिमाग खुद कहानियां बना लेता है। कंधे पर हाथ रखकर बोले, गोस्ट स्टोरीज ब्रेक रूम के लिए बचा के रखो। पर उनकी आंखें कुछ और कह रही थीं। वो खुद भी डरे हुए थे। उन्होंने कहा, थोड़ा नीचे जाओ, लाउंज में बैठो, फ्रेश एयर ले लो। मैंने सिर हिलाया और लिफ्ट की तरफ बढ़ी। तभी बिजली फिर से झपकी। इस बार पूरी बिल्डिंग अंधेरे में डूब गई। कुछ सेकंड बाद जनरेटर चला और फिर वही लाल इमरजेंसी लाइट्स जल उठीं। हर चीज उस खून जैसे रंग में डूबी हुई लग रही थी। लिफ्ट बंद थी, इसलिए मैंने सीढ़ियां लीं। वो संकरी 3 मंजिल नीचे जाती हुई पुरानी सीढ़ियां, जिनमें सीलन और पुरानेपन की गंध थी। आधे रास्ते में मुझे पीछे से कदमों की आवाज सुनाई दी, धीमी मगर जानबूझकर रखे गए, जैसे कोई मेरे हर कदम के साथ साथ चल रहा हो। मैं रुकी, वो आवाज भी रुक गई। मैंने पीछे मुड़कर आवाज लगाई, डॉक, आप हो? कोई जवाब नहीं। मैंने चलने की रफ्तार बढ़ा दी। दिल जोर जोर से धड़कने लगा और जैसे ही मैंने तेज कदम बढ़ाए, वो आवाज भी तेज हो गई, अब और करीब, दीवारों से टकराती हुई। जब तक मैं पहली मंजिल के दरवाजे तक पहुंची, पसीने से भीग चुकी थी। मुड़कर देखा, सीढ़ियां खाली थीं, बस अंधेरा और परछाइयां। लाउंज सुनसान था, बस वेंडिंग मशीनों की धीमी गुनगुनाहट गूंज रही थी। मैंने एक सोडा निकाला, खुद को शांत करने की कोशिश की। मन में कहा, यह सब तेरे दिमाग का खेल है, स्ट्रेस है, नींद की कमी है। नर्सें थक जाती हैं, बर्नआउट हो जाता है, कुछ नया नहीं। मैं खिड़की से बरसते पानी को देख ही रही थी कि मेरा फोन बजा। एक मैसेज आया, डोंट लीव अस। मैंने झटके से कैन गिरा दिया। सोडा फर्श पर फैल गया। यह कौन है? मेरे मुंह से निकला। मैंने नंबर ब्लॉक किया, लेकिन कुछ सेकंड बाद दूसरा मैसेज आया, वी नीड यू। और फिर तीसरा, स्टे। मेरे हाथ इतने कांप रहे थे कि फोन पकड़ना मुश्किल हो गया। मैं दौड़ पड़ी, 2-2 सीढ़ियां छलांग लगाकर चढ़ती हुई, पीछे से किसी के देखने का एहसास नजरअंदाज करते हुए। तीसरी मंजिल पर पहुंची तो सब बिखरा हुआ था। हर कमरे की कॉल लाइट ब्लिंक कर रही थी, हर एक की। डॉक्टर हार्लन इधर उधर भाग रहे थे,
चेहरा घबराया हुआ। क्या बकवास चल रही है ये? वो चिल्लाए जब मैं पहुंची। मरीज सब जाग चुके थे। कोई बड़बड़ा रहा था, कोई रो रहा था। मिसेस एलिस अपने बिस्तर पर बैठी थीं, आंखें फैली हुईं, सुन्न चेहरा। वो बार बार फुसफुसा रही थीं, "They're here, they're here।" लेकिन वो उनकी आवाज नहीं थी। वो कुछ और थी, गहरी, टूटी हुई, जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। मिस्टर थॉमसन अपने ट्यूब्स खींच रहे थे, दीवार की तरफ देखकर चिल्ला रहे थे, "वो कोने में हैं, वो हमें देख रहे हैं।" हमने जितनों को हो सका सिडेट किया, लेकिन फुसफुसाहट हर जगह थी, वेंट्स से, दीवारों से, मॉनिटर्स से। "हेल्प अस, स्टे विथ अस।" हमने तुरंत बैकअप कॉल करने की कोशिश की, लेकिन तूफान ने सारी लाइनें ठप कर दी थीं। ना नेटवर्क, ना कोई मदद। हार्लन और मैं नर्स स्टेशन में खुद को बंद कर लिया। बाहर से अब कदमों की आवाज आ रही थी, भारी, घसीटती हुई, जैसे कोई भीड़ धीरे धीरे पास आ रही हो। मैंने ब्लाइंड्स के बीच से झांका। लाल रोशनी में कुछ आकृतियां दिखीं, सफेद, दुबली पतली, पुराने हॉस्पिटल गाउन पहने हुए, चेहरे ऐसे जैसे दर्द में जमे हों। वो इंसान नहीं थे, वो मरीज नहीं थे। उनमें से एक ने सर उठाया। उसकी आंखें खाली थीं, बस काले गड्ढे। मुंह खुला, पर आवाज नहीं निकली, बस एक साइलेंट चीख। मैं झटके से नीचे झुक गई, सांसें टूट रही थीं। हार्लन ने मेरा हाथ पकड़ा, बोले, "ये जगह शापित है।" उनकी आवाज कांप रही थी। जब मैं यहां आया था, किसी ने बताया था, 70 के दशक में इसी फ्लोर पर आग लगी थी। कई मरीज फंसकर मर गए थे। हॉस्पिटल ने सब छिपा दिया, बिल्डिंग फिर से बना दी, पर जो मरे थे वो कभी गए ही नहीं। मैंने उनकी तरफ देखा। यकीन नहीं करना चाहती थी, लेकिन बाहर से आती आवाजें अब फुसफुसाहट नहीं रहीं, वो अब चीखें बन चुकी थीं। दरवाजा हिल रहा था, जैसे बाहर से कोई नाखूनों से उसे नोच रहा हो। "लेट अस इन, जॉइन अस।" हम दरवाजा खोलकर भागे, कॉरिडोर में दौड़ते हुए सीढ़ियों की तरफ। वो आकृतियां हर तरफ थीं, ठंडी हड्डियों जैसी उंगलियों से हमें पकड़ने की कोशिश करती हुई। एक ने मेरी स्लीव पकड़ ली, और ऐसा लगा जैसे उसने मेरा हाथ नहीं, मेरी आत्मा पकड़ ली हो। मैंने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाया। हार्लन पीछे से चिल्लाए, "दौड़ो।" हम लॉबी तक पहुंचे। फ्रंट दरवाजा बस कुछ कदम दूर था। मैंने मुड़कर देखा, वो मेरे पीछे नहीं थे, बस एक चीख, सीढ़ियों से आती हुई, और फिर खामोशी। मैं बिना पीछे देखे भागी, सीधे बाहर, बारिश में। सड़क पर निकलते ही किसी तरह एक कैब रुकवाई और बस बैठ गई अंदर। न पीछे मुड़ी, न हॉस्पिटल की तरफ देखा। बाद में सुना, उन्होंने कहा कि उस रात डॉक्टर हार्लन को हार्ट अटैक आया था। उनकी बॉडी सीढ़ियों के नीचे मिली। न किसी रिपोर्ट में उस रात की अफरा तफरी का जिक्र था, न उन परछाइयों का, न उन फुसफुसाहटों का। मैंने लोगों को बताने की कोशिश की, लेकिन सबने कहा, ट्रॉमा है, थकान की वजह से हेलुसिनेशन हुआ होगा। पर मैं जानती हूं मैंने क्या देखा था, क्या सुना था। कभी कभी देर रात जब हवा तेज चलती है, मुझे आज भी वो आवाजें सुनाई देती हैं, धीमी मगर साफ, मेरा नाम पुकारती हुई, मुझे वापस बुलाती हुई। अगर तुम कभी किसी हॉस्पिटल में रात के वक्त अकेले हो तो ध्यान से सुनना, और अगर फुसफुसाहट सुनो, भाग जाना। परछाइयों का इंतजार मत करना। दूसरी कहानी, मर्सी जनरल की जली हुई महिला। एक जैनिटर का डरावना अनुभव। अब भी आधी रात का समय था और आप हॉस्पिटल के उस कॉरिडोर में अकेले थे जहां इतनी सन्नाटा था कि अपनी ही हार्ट बीट सुनाई दे रही थी। हवा में वो टिपिकल स्टेराइल स्मेल थी, ब्लीच और उसके नीचे कुछ खट्टा सा, जैसे सड़ा हुआ कुछ जो कभी साफ ना हो। मैं वहीं था,
समर 2019 में मर्सी जनरल में नाइट शिफ्ट कर रहा था। यह हॉस्पिटल शहर के किनारे एक पुराना टूटता फूटता बिल्डिंग था। मैं नर्स या डॉक्टर नहीं था, बस एक जैनिटर, फ्लोर मॉप करना, ट्रैश खाली करना और बिल्स पे करने के लिए काम करना। लेकिन उस रात जो हुआ, वही वजह है कि मैं अब किसी हॉस्पिटल में कदम नहीं रख सकता और हमेशा लाइट ऑन करके सोता हूं। अगर आप ये बेड में सुन रहे हो तो शायद अपने कवर्स थोड़ा टाइटर कर लो। मर्सी जनरल एक रेलिक था, 1920s में बना। पेंट छूट रहा था और पाइप्स ऐसे करा रहे थे जैसे अलाइव हों। स्टाफ के बीच इसकी कहानियां थीं। पहले असाइलम था, फिर हॉस्पिटल बना और बेसमेंट में कुछ रूम्स अभी भी बंद थे। मैं उन गोस्ट स्टोरीज पर भरोसा नहीं करता था। मेरी चिंता बस इतनी थी कि शिफ्ट पूरी हो जाए और ब्लीच मेरे शूज पर न गिरे। लेकिन इस जगह में हमेशा कुछ ऑफ था, खासकर 5th फ्लोर में। यह लॉन्ग टर्म केयर वार्ड था, जहां मोस्टली वो पेशेंट्स रहते थे जो घर जाने के लिए बहुत वीक थे, लेकिन आईसीयू के लिए ज्यादा सीरियस नहीं थे। वहां की लाइट्स हमेशा फ्लिकर करती थीं और हवा इतनी हैवी लगती थी जैसे ऊपर से दबाव डाल रही हो। जैनिटर्स की एक रूल थी, 1 AM के बाद 5th फ्लोर पर लिंगर मत करना। मुझे ये रूल मान लेना चाहिए था। जुलाई की एक ह्यूमिड नाइट थी, वो तरह की रात जिसमें शर्ट आपकी बैक से चिपक जाती है। मैं स्केड्यूल से पीछे था। 1:30 AM के आसपास 5th फ्लोर की क्लीनिंग कर रहा था। वार्ड क्वाइट था, बस मशीन्स की हम और कभी कभार पेशेंट की कॉफ सुनाई दे रही थी। मेरा कार्ट स्क्वीक कर रहा था जब मैं उसे कॉरिडोर में पुश कर रहा था और वो साउंड वॉल से बाउंस कर रहा था जैसे वार्निंग दे रहा हो। मैं रूम 512 के पास था जब मैंने सुना लो रिदमिक टैपिंग, जैसे कोई ग्लास पर नॉक कर रहा हो। मैं रुका, मॉप हाथ में पकड़े, सुनने लगा। आवाज रूम से आ रही थी, लेकिन 512 सपोज था कि एम्प्टी। पेशेंट, एक 60s का आदमी, उसी सुबह डेड हो गया था, हार्ट फेलियर। मैंने खुद उसका रूम क्लीन किया था, बेड स्ट्रिप किया, सर्फेसेस वाइप किए। वहां कोई नहीं होना चाहिए था। मैंने सोचा शायद लूज पाइप है या विंडो वाइब्रेशन कर रही है। मैंने डोर पुश किया और टैपिंग बंद हो गई। रूम डार्क था, सिर्फ बाहर के स्ट्रीट लैम्प की लाइट आती थी, बेयर मैट्रेस पर लंबी शैडोज डाल रही थी। मैंने ओवरहेड लाइट ऑन किया, सब नॉर्मल लग रहा था। बेड, चेयर, आईवी स्टैंड, सब अपनी जगह पर। लेकिन हवा रॉन्ग थी, कोल्ड, जैसे फ्रीजर में स्टेप किया हो। और स्मेल फेंट लेकिन शार्प, जैसे बर्न्ट हेयर। विंडो चेक किया, टाइट लॉक्ड, पाइप्स भी लूज नहीं थे। मैं खुद से ओल्ड बिल्डिंग्स के बारे में मटर कर रहा था और एग्जिट करने लगा, लेकिन जैसे ही मैं मुड़ा, डोर जोर से बंद हो गया। न कि हल्के ब्रीज से, बल्कि हार्ड, जैसे किसी ने फेंक कर बंद किया हो। मेरा दिल गले में अटक गया। मैंने डोर का हैंडल पकड़ा, लेकिन वो हिला तक नहीं, जैसे बाहर से फंसाया गया हो। तभी फिर वही टैपिंग की आवाज आई, इस बार तेज और दीवार के पीछे से, जहां बेड था। मैं तुरंत पलटा और कॉर्नर में देखा, एक शैडो थी। लेकिन ये कोई नॉर्मल शैडो नहीं थी, बहुत सॉलिड, बहुत ऊंची, सीधा सीलिंग तक जा रही थी, जैसे वो लाइट को निगल रही हो। मैंने पलकें झपकाई और वो गायब थी, लेकिन मेरी पूरी बॉडी में सिहरन दौड़ गई थी। मैंने डोर को फिर जोर से खींचा। इस बार वो अचानक खुल गया, इतनी तेजी से कि मैं हॉलवे में लगभग गिर ही पड़ा। मैंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की, बस अपना कार्ट उठाया और सीधा नर्सेस स्टेशन की तरफ भाग गया। नर्स कीटर्स नस्काला, जो ड्यूटी पर थी, कॉफी पीते हुए चार्ट्स स्क्रॉल कर रही थी। मैंने उसे सब बताया, डोर का स्लैम होना, टैपिंग की आवाज और वो शैडो। उसने मुझे एक थका हुआ सा लुक दिया, जैसे मैं कोई बच्चा हूं जो अपनी इमेजिनेशन से डर गया हो। उसने कहा, ओल्ड बिल्डिंग्स क्रीक करती हैं और तुम बहुत देर से काम कर रहे हो, थोड़ा ब्रेक ले लो। लेकिन उसकी नजरों का हल्का सा झुकाव हॉलवे की तरफ गया और वहीं मुझे समझ आ गया, वो खुद भी अनईजी थी। वो मुझसे ज्यादा पुरानी थी यहां, और मैंने उसे पहले भी वियर्ड स्टफ के बारे में बात करते सुना था। लाइट्स का अपने आप बंद हो जाना, मशीन्स का अपने आप चालू होना। मैंने कुछ नहीं कहा,
मुझे जॉब चाहिए थी। मैं बेसमेंट में गया एमओप का पानी फेंकने। सर्विस एलिवेटर से जा रहा था, वो पुराना धातु का एलिवेटर जो हर बार चलते वक्त हिलता डुलता था और जिसके बटन्स हमेशा फ्लिकर करते रहते थे। हाफ वे पहुंचते ही वो अचानक झटका खाकर फ्लोर्स के बीच रुक गया। लाइट्स डिम हो गईं और मैं एक छोटे से बॉक्स में फंसा था। हवा धीरे धीरे भारी होती जा रही थी। तभी स्पीकर से आवाज आई, वो पुराने इंटरकॉम वाले स्पीकर जिनका अब कोई इस्तेमाल नहीं करता। स्टैटिक नहीं था, न कोई अनाउंसमेंट। एक औरत की आवाज थी, धीमी, टूटी हुई, जैसे वो रो रही हो। उसने कहा, डोंट लीव मी हियर। मैंने सारे बटन्स दबा दिए, हाथ कांप रहे थे, लेकिन एलिवेटर हिला तक नहीं। फिर वही आवाज, इस बार ज्यादा तेज, यू कांट लीव। और फिर एक चीख, इतनी तेज, इतनी दर्दनाक, जैसे वो मेरे सिर के अंदर गूंज गई हो। अचानक एलिवेटर झटका खाकर फिर चल पड़ा और डोर्स खुल गए बेसमेंट की डिम फ्लिकरिंग लाइट में। बेसमेंट किसी मेज जैसा था, स्टोरेज रूम्स, पुराने इक्विपमेंट्स और वो लॉक्ड डोर्स जिनके बारे में कोई बात नहीं करता था। हवा में मिल्ड्यू और रस्ट की गंध थी और वहां की बल्ब्स हमेशा आधी मरी हुई लगती थीं। सब कुछ एक बीमार सी पीली रोशनी में डूबा हुआ। मैंने जल्दी से पानी फेंका और वापस मुड़ने लगा। तभी हॉलवे के एंड पर कुछ दिखा। एक फिगर खड़ा था, एक फ्लिकरिंग लाइट के नीचे, पुरानी हॉस्पिटल गाउन पहने हुए, वैसी जो अब इस्तेमाल नहीं होती। वो एक औरत थी, बाल लंबे और उलझे हुए, सिर एक अजीब से एंगल पर झुका हुआ, जैसे उसकी गर्दन टूट गई हो। वो हिली नहीं, बस खड़ी रही, मुझे देखती हुई। मैं जम गया, सांस अटक गई। तभी उसके ऊपर की लाइट बुझ गई और जब फ्लिकर करके वापस जली, वो पास आ चुकी थी। चलकर नहीं, बस ऐसे जैसे बीच का डिस्टेंस ग्लिच हो गया हो। मैं भागा। मेरे स्नीकर्स की आवाज कंक्रीट फ्लोर पर गूंज रही थी। मैं नहीं रुका जब तक फिर से एलिवेटर तक नहीं पहुंच गया। मैंने जल्दी से ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया। तभी मेरा रेडियो क्रैकल करने लगा। कार्ला की आवाज आई, घबराई हुई, ऊपर आओ, अभी। एलिवेटर बहुत धीरे चल रहा था और जब दरवाजे खुले तो 5th फ्लोर एकदम केओस में था। हर रूम की कॉल लाइट्स ब्लिंक कर रही थीं, अलार्म्स बज रहे थे। कार्ला इधर उधर भाग रही थी, चिल्ला रही थी कि पेशेंट्स पागल हो रहे हैं। सब कह रहे थे कि उनके रूम्स में कोई औरत है, एक औरत जो वहां नहीं थी। मैंने जितनी मदद कर सकता था की, लेकिन हर रूम में जाते ही अजीब सा महसूस होता था। कॉर्नर्स में शैडोज हिल रही थीं, लेकिन जब देखो तो कुछ भी नहीं। मरीज रो रहे थे, कुछ अपने बेड को खरोंच रहे थे, बोल रहे थे कि वो हमें देख रही है, हमारे नाम फुसफुसा रही है। रूम 514 में एक बूढ़े आदमी ने मेरा हाथ पकड़ा, इतनी जोर से कि जैसे आयरन की पकड़ हो। उसकी आंखें लाल और डरी हुई थीं। वो फुसफुसाया, वो यही है, वही जिसे उन्होंने जलाया था। मैंने खुद को छुड़ाया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने कार्ला से पूछा, इसका मतलब क्या है? उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कहा, वो बस बकवास कर रहा है, ओल्ड पेशेंट है, हेलुसिनेशन है। लेकिन मैंने जोर दिया। आखिरकार उसने बताया, बहुत पहले जब यह हॉस्पिटल असाइलम था, एक यंग औरत का डेथ हुआ था 5th फ्लोर पर एक आग में। सबने कहा उसने खुद आग लगाई थी, अपने कमरे में बंद होकर। बाद में हॉस्पिटल ने सब दबा दिया, जगह दोबारा बना दी, लेकिन स्टाफ कसम खाते थे कि उन्होंने उसे देखा है, हॉलवे में घूमते हुए, जली हुई गाउन पहने, स्किन पूरी ब्लिस्टर्ड। कार्ला बोली, बस स्टोरीज हैं ये, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। रात के करीब 3 बजे अलार्म्स बंद हो गए, पेशेंट्स शांत हो गए, लेकिन हवा अब भी भारी थी, जैसे तूफान आने वाला हो। मैं फिर से हॉल में मॉप कर रहा था, खुद को बिजी रखने के लिए, जब फिर वही आवाज आई, टैपिंग, रूम 512 से। मैं वापस नहीं जाना चाहता था, लेकिन कार्ला एक पेशेंट के पास थी, मुझे जाना पड़ा। मैंने डोर खोला और अंदर की हवा बर्फ जैसी ठंडी थी। विंडो खुली हुई थी, जबकि मैंने पहले उसे लॉक्ड किया था।
टैपिंग अब और तेज थी। इस बार मिरर से आ रही थी जो सिंक के ऊपर लगा था। मैं धीरे धीरे करीब गया। डिम लाइट में मेरा रिफ्लेक्शन डिस्टॉर्टेड दिख रहा था और तभी मैंने उसे देखा, मिरर में मेरे पीछे। उसका चेहरा जला हुआ, आंखें पूरी काली और मुंह इतना चौड़ा खुला हुआ कि इंसान का हो ही नहीं सकता। मैं मुड़ा, पीछे कोई नहीं था। टैपिंग अब एक चीख में बदल गई और मिरर जोर से क्रैक हो गया। उसके टुकड़े फ्लोर पर गिरने लगे। मैं वहां से भागा, सीधा बाहर तक, जब तक ह्यूमिड रात की हवा मेरे चेहरे पर नहीं लगी। अगले दिन मैंने जॉब छोड़ दी। आखिरी पेचेक तक लेने नहीं गया। 1 साल बाद हॉस्पिटल बंद कर दिया गया। कहा गया कुछ कोड वायोलेशंस हैं, लेकिन मैंने सुना स्टाफ छोड़कर चले गए और मरीजों ने 5th फ्लोर पर रहना ही मना कर दिया। कभी कभी मैं अब भी उसे सपने में देखता हूं। वो औरत वही हॉस्पिटल गाउन में मेरे बेड के पास खड़ी, मेरा नाम फुसफुसाती हुई। मुझे नहीं पता वो क्या चाहती थी, लेकिन एक बात पता है, वो अब भी वहां है, किसी के सुनने का इंतजार कर रही है। अगर कभी तुम किसी पुराने हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट कर रहे हो तो बस एक बात याद रखना, अगर टैपिंग की आवाज सुनो तो मिरर में मत देखना। तीसरी कहानी, द रेड सर्जन। सेंट ऑगस्टीन के हॉन्टेड हॉल्स में फंसा। रात में हॉस्पिटल्स में कुछ ऐसा होता है जो आपकी रूह तक हिला देता है। लाइट्स का हल्का हम, हवा का अजीब सा सन्नाटा, जैसे पूरा कमरा सांस रोककर बैठा हो। मैंने ये सच्चाई 2020 के फॉल में सीखी, जब मैं सेंट ऑगस्टीन्स मेडिकल सेंटर में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा था। यह हॉस्पिटल काफी बड़ा और पुराना था। 1900 के शुरुआती सालों में बना था और इसके कई विंग्स ऐसे थे जिनसे सालों तक कोई कुछ नहीं करता था। मैं उस समय नौकरी में नया था, बस रेंट भरने के लिए काम कर रहा था। लेकिन जो कुछ उस एक पर्टिकुलर नाइट शिफ्ट में हुआ, उसने मेरी हॉस्पिटल्स पर भरोसा पूरी तरह तोड़ दिया। अगर आप ये कहानी अकेले सुन रहे हो तो शायद लाइट जलाकर सुनना ही बेहतर रहेगा। आप चाहेंगे कि ऐसा करें। सेंट ऑगस्टीन्स की थोड़ी डरावनी रेपुटेशन थी। नर्सेज अक्सर धीरे धीरे बातें करती कोल्ड स्पॉट्स के बारे में या इक्विपमेंट जो बिना वजह काम करना बंद कर देता था। मैंने इसे बस वर्क प्लेस गॉसिप समझकर छोड़ दिया। हर ओल्ड बिल्डिंग में गोस्ट स्टोरीज होती ही हैं, है ना? मेरा काम सिंपल था, फ्लोर्स पर पेट्रोल करना, एग्जिट्स चेक करना और देखना कि कोई ऐसा तो नहीं है जहां उसे नहीं होना चाहिए। उस पर्टिकुलर नाइट की बात है। अक्टूबर की ठंडी शाम थी और फॉग खिड़कियों से चिपककर अंदर आने की कोशिश कर रहा था। मैं ग्रेवयार्ड शिफ्ट पर था। 11 PM से 7 AM और हॉस्पिटल यूजुअल से ज्यादा खाली लग रहा था। ज्यादातर स्टाफ घर जा चुके थे। सिर्फ ICU वाले 4th फ्लोर पर स्केलेटन क्रू रह गए थे। मेरे राउंड्स शुरू में नॉर्मल थे। मैं फ्लैशलाइट हाथ में लेकर कॉरिडोर्स में चलता, बीम अंधेरे में रास्ता काटता। हॉस्पिटल एक तरह का लैब्रिंथ था। लंबे कॉरिडोर्स, लॉक्ड डोर्स और स्टेयरवेल्स जो गुफाओं की तरह एको करते थे। AM तक मैं 2nd फ्लोर पर था, जहां मोस्टली एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज और कुछ स्टोरेज रूम्स थे। पूरा फ्लोर डेड क्वाइट था। बस कहीं से पाइप की हल्की ड्रिप की आवाज आ रही थी। फिर मैंने सुना एक लो रिदमिक थंपिंग, जैसे कोई भारी चीज खींच रहा हो। आवाज पुराने विंग से आ रही थी, वो सेक्शन जो शायद ही कभी इस्तेमाल होता था। डबल डोर्स के पीछे सील्ड। जैसे ही मैंने आवाज की तरफ देखा, थंपिंग रुक गया। ऐसा लगा जैसे जो भी नॉइज कर रहा था उसे पता चल गया कि मैं सुन रहा हूं। मैंने ICU में हेड नर्स कैरन को रेडियो किया। ओल्ड विंग में कोई है क्या? मैंने पूछा। वो टायर्ड और इरिटेटेड लग रही थी। नहीं, वहां सब लॉक है, शायद पाइप्स की आवाज होगी। अपना टाइम वेस्ट मत करो माइक। मैंने छोड़ दिया, लेकिन वो साउंड मेरे दिमाग से निकल नहीं रहा था। ये पाइप्स जैसी नहीं लग रही थीं। ऐसा लगता था कि ये डिलिबरेट था। मैंने डिसाइड किया कि खुद चेक करूं, सिर्फ अपने नर्व्स को काम करने के लिए। डबल डोर्स हैवी थे, हिंजेस पर क्रीक कर रहे थे। मेरी की कार्ड काम कर गई और मैं ऐसे हॉलवे में कदम रखा जिसका स्मेल डस्ट और कुछ मेटालिक था।
जैसे पुराना ब्लड। पुराना विंग ऐसा था जैसे टाइम कैप्सूल, फीका पड़ा वॉलपेपर, टूटे टाइल्स और लाइट फिक्सचर्स जो शायद 80s के बाद कभी बदले ही नहीं गए। मेरी फ्लैशलाइट वॉल्स पर घूमी और मैंने कुछ ओल्ड मेडिकल चार्ट्स देखे जो एजेस से कर्ल हो रहे थे। फिर वही थंपिंग फिर से शुरू हुआ, अब और तेज, विंग के और अंदर से। मैं उसके पीछे गया। मेरे बूट्स की आवाज साइलेंस में इको कर रही थी। जितना आगे बढ़ा, हवा उतनी ही ठंडी होती गई और मेरी सांस सामने फॉग बन रही थी। मैं पहुंचा एक डोर के पास जिस पर लिखा था ऑपरेटिंग थिएटर बी, और वही जगह थी जहां से आवाज आ रही थी, थंप थंप थंप, जैसे कोई हार्ट बीट। मैं रुका, हाथ डोर नॉब पर रखा। हर इंस्टिंक्ट कह रहा था कि वापस मुड़ जाऊं, लेकिन मैं सिक्योरिटी गाय था। मेरा काम था चेक करना। डोर खुला और सामने आया एक विशाल रूम, खाली। बस बीच में एक जंग लगी ऑपरेटिंग टेबल रखी थी। ओवरहेड लाइट्स डेड थे, तो फ्लैशलाइट ही मेरी पूरी रोशनी थी। लाइट बीम ने टेबल पर कुछ कैच किया, एक डार्क स्टेन जैसे स्पिल्ड इंक, लेकिन गाढ़ा और गीला। थंपिंग रुक गया और उसकी जगह एक नई आवाज आई, हल्की, वेट गर्गल, जैसे कोई पानी में सांस लेने की कोशिश कर रहा हो। आवाज उस कॉर्नर से आ रही थी जहां शैडोज सबसे गाढ़े थे। मैंने फ्लैशलाइट घुमाया और एक पल के लिए देखा, एक फिगर, क्राउच्ड, पीठ मेरे तरफ, शोल्डर्स उठते गिरते जैसे रो रहा हो। सर्जिकल गाउन पहना था, स्टेन्ड और टैटर्ड, और उसके बाल उलझे हुए, कुछ डार्क चीज से गीले। मैं चिल्लाया, हे, यू कांट बी इन हियर। मेरी आवाज इको हुई, लेकिन फिगर हिला नहीं। फिर धीरे धीरे उसने सिर घुमाया, सिर्फ सिर, ऐसे एंगल में कि कोई नेक ट्विस्ट नहीं कर सकता। उसका फेस, भगवान, उसका फेस गलत था। आईज बहुत बड़े, माउथ बहुत वाइड, जैसे स्क्रीन फ्रोजन हो गया हो। मैं पीछे स्टंबल किया, फ्लैशलाइट हाथ में हिल रही थी। फिगर खड़ा हो गया, अननेचुरल स्पीड से, और गर्गलिंग एक लो गटरल वॉइस में बदल गई, यू शुडंट बी हियर। मैं भाग पड़ा। डोर मेरे पीछे स्लैम हुआ। हॉल में दौड़ते हुए वही थंपिंग फिर से शुरू हुआ, मेरे पीछे, और तेज, और करीब। मैंने तब तक नहीं रुका जब तक डबल डोर्स तक पहुंचकर उन्हें लॉक नहीं किया। मेरा रेडियो पागलों की तरह बज रहा था। कैरन चिल्ला रही थी, माइक, गेट अप हियर नाउ। मैं दो दो स्टेप्स लेकर स्टेयर्स चढ़ा। दिल इतना तेज धड़क रहा था कि लगा फट जाएगा। आईसीयू एक नाइटमेयर जैसी थी। मशीन्स एरेटिकली बीप कर रही थीं। पेशेंट्स अपने बेड्स में मोन कर रहे थे। कैरन पेल थी, हाथ कांप रहे थे जब वह आईवी एडजस्ट कर रही थी। देयर ऑल टॉकिंग अबाउट हर, उसने फुसफुसाया, द वुमन इन द गाउन। मुझे पूछने की जरूरत नहीं थी कि वो कौन। पेशेंट्स कुछ हाफ कॉन्शियस, कुछ पूरी तरह जागते, बता रहे थे कि एक वुमन उनके बेड्स के फुट पर खड़ी है, उन्हें देख रही है। एक ओल्ड मैन, वेंटिलेटर से हुक्ड, ने मेरा रिस्ट पकड़ लिया और रास्पिंग में कहा, शी स्टिल कटिंग। उसकी आंखें पागल जैसी थीं, जैसे वह कुछ देख रहा था जो मैं नहीं देख सकता। कैरन ने कहा कि मैं सिक्योरिटी कैमरास चेक करूं, देखूं कि कोई अंदर तो नहीं आया। मैं कंट्रोल रूम की तरफ दौड़ा, हाथ अभी भी कांप रहे थे। फुटेज थोड़ा ग्रेनी था, लेकिन साफ इतना कि सब दिख जाए। 1:15 AM पर ओल्ड विंग के कैमरा में दिखा, ऑपरेटिंग थिएटर का डोर अपने आप खुल रहा है। फिर अचानक स्टैटिक आ गया। जब पिक्चर साफ हुई तो वो थी, वो औरत, हॉलवे में खड़ी, उसका गाउन टपक रहा था और सिर उसी अजीब एंगल पर झुका हुआ। वो कैमरा की तरफ बढ़ी, चलकर नहीं, जैसे हवा में ग्लाइड कर रही हो। फिर उसका चेहरा पूरे फ्रेम में भर गया और फीड कट हो गई। मैंने तुरंत आईसीयू के कैमरास चेक किए। उसी टाइम पर हर रूम में एक शैडो गुजरी, हर बेड के पास कुछ सेकंड रुकी, फिर आगे बढ़ गई, और जैसे ही वो गुजरी, पेशेंट्स हिलने लगे, जैसे किसी ने उन्हें जगा दिया हो। मैंने कैरन को वो फुटेज दिखाई। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया।
धीरे से बोली, अब तुम्हें सब बताना पड़ेगा। उसने जो बताया उसने मेरी रगों में खून जमा दिया। कई साल पहले सेंट ऑगस्टीन्स में एक सर्जन थी, डॉक्टर इवलिन मोर्स। बहुत ब्रिलियंट, लेकिन दिमाग से पूरी तरह गॉन। उसे पकड़ा गया था पेशेंट्स पर एक्सपेरिमेंट करते हुए। बिना एनेस्थीसिया दिए लोगों को काटती थी, ये कहते हुए कि वो अपनी टेक्निक परफेक्ट कर रही है। आखिर में उसे बंद कर दिया गया, लेकिन उससे पहले वो एक रात ओल्ड विंग में गायब हो गई। अगले दिन उसका बॉडी ऑपरेटिंग थिएटर बी में मिला। रिस्ट्स कटी हुई और चारों तरफ सर्जिकल टूल्स फैले हुए। हॉस्पिटल ने स्कैंडल दबा दिया, लेकिन स्टाफ कहता है वो कभी नहीं गई। उसे रेड सर्जन कहा जाने लगा, उस ब्लड सोक्ड गाउन की वजह से जो वो पहनती थी। एएम तक हॉस्पिटल जिंदा लग रहा था, लेकिन सबसे गलत तरीके से। वो थंपिंग फिर से शुरू हो गया, दीवारों के अंदर से गूंजता हुआ। लाइट्स बार बार फ्लिकर कर रही थीं और पूरे सेक्शंस अंधेरे में डूब रहे थे। मेरे रेडियो में स्टैटिक भर गया, लेकिन उसी के बीच मैंने उसकी आवाज सुनी, स्टे, हेल्प मी फिनिश। मैंने कैरन का हाथ पकड़ा और मेन एग्जिट की तरफ भागा, लेकिन डोर्स नहीं खुले। लॉक्स जैम थे और ग्लास पर अंदर से बने हैंडप्रिंट्स थे, जैसे कोई डेस्परेटली बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। थंपिंग और तेज हुआ, अब इतना करीब कि लगा ठीक पीछे से आ रहा है। मैंने मुड़कर देखा, हॉलवे के एंड पर वो खड़ी थी, स्कैल्पल हाथ में, गाउन खून से भीगा हुआ। उसकी आंखें मेरी आंखों में टिकीं और फिर वो मुस्कुराई, ऐसी मुस्कुराहट जो बहुत ज्यादा चौड़ी थी और दांत गिनती से ज्यादा। कैरन चीखी और मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे स्टेयरवेल की तरफ खींचा। हम किसी तरह रूफ तक पहुंचे, बस वही जगह दिमाग में आई जहां शायद हम बच सकते थे। फॉग इतना घना था कि शहर की लाइट्स तक नहीं दिख रही थीं। हमने क्रेट से डोर को ब्लॉक किया, लेकिन थंपिंग नहीं रुका। वो दीवारों में, फर्श में, हर जगह थी। तभी मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर से मैसेज आया, यू कांट लीव। फिर दूसरा, आई नीड यू। और फिर एक फोटो, ब्लरी लेकिन साफ इतना कि दिखे, मैं और कैरन रूफ पर, ऊपर से लिया गया शॉट। मैंने फोन गिरा दिया। पेट में मरोड़ सी उठी, क्योंकि वहां ऊपर हमारे अलावा कोई नहीं था। सुबह होते होते फायर अलार्म बज उठा और तभी सारे डोर्स अपने आप अनलॉक हो गए। हम बाहर भागे, आधे जिंदा आधे डर से मरे हुए। हॉस्पिटल वालों ने सब कुछ एक गैस लीक पर डाल दिया, अलार्म, फ्लिकरिंग लाइट्स और बाकी सब अजीब चीजें। लेकिन मुझे पता है मैंने क्या देखा था। मैंने उसी दिन जॉब छोड़ दी, एक हफ्ते के अंदर शहर ही छोड़ दिया। सेंट ऑगस्टिन्स आज भी खुला है, लेकिन बातें अब भी घूमती हैं। पेशेंट्स जो आईसीयू में एडमिट होने से मना कर देते हैं, स्टाफ जो रात की ड्यूटी के बाद रिजाइन कर देते हैं, कहते हैं उन्होंने उसे फिर से देखा है हॉलवे में। कभी कभी जब बहुत सन्नाटा होता है, मुझे वो थंपिंग अब भी सुनाई देता है और ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे देख रहा हो, वो अपने वही ठंडे खाली आईज से। अगर कभी तुम खुद को आधी रात के बाद किसी हॉस्पिटल में पाओ तो शैडोज जरूर चेक करना, और अगर कहीं से स्कैल्पल की स्क्रैपिंग की आवाज सुनो, बस भाग जाना।